यार यूट्यूब चैनल। और कैसे बना दुनिया का सबसे पहला एयरक्राफ्ट, किसने और कब बनाया इस प्लेन को? कुछ लोग कहेंगे कि राइट ब्रदर्स ने प्लेन को बनाया, तो वहीं कुछ लोग ये भी कहेंगे कि शिवकर बापूजी तलपड़े ने दुनिया का सबसे पहला प्लेन बनाया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे सच, कुछ ऐसे बातों का उजागर करेंगे जो आपके चीजों का देखने का नजरिया ही बदल देगा। 1799 इंग्लैंड। आज से करीब 200 साल पहले 1799 को सर जॉर्ज, जो कि एक एरोनॉटिकल इंजीनियर थे, उन्होंने एक ग्लाइडर को डिजाइन किया। इस ग्लाइडर में बैठ के एक इंसान भी इसकी सवारी कर सकता था। और करीब 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद सन 1804 में उनका ये ग्लाइडर कुछ दूर ग्लाइड किया था। उस दौर में लोगों के अंदर समझदारी नहीं थी और हवा में उड़ना तो महज एक कहानी से ज्यादा कुछ भी नहीं था। इसीलिए इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर कोई भी काम करना तो दूर की बात, कोई सोचता भी नहीं था। नॉलेज और पैसे की अभाव के कारण इस प्रोजेक्ट को यहीं पर बंद कर दिया गया। 50 साल बाद सिटी फ्रांस। 50 साल बाद यानी कि 1850 तक दुनिया काफी बदल चुकी थी और जीन मैरी जैसे इंजीनियर्स फ्लाइंग प्रोजेक्ट्स पर बारीकी से स्टडी करने में लगे हुए थे। उन्होंने अलग अलग पंछियों को पकड़ना शुरू किया और उनके पंखों की बनावट, शरीर के आकार का अध्ययन करने लगे। और करीब 5 साल बाद उन्होंने भी एक ग्लाइडर बना के तैयार कर दिया। पर ग्लाइडर को फ्लाई कराने के लिए 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका, या तो आप ग्लाइडर के साथ किसी ऊंचे पहाड़ से छलांग लगा दें, जो कि किसी सुइसाइड से कम नहीं होता, और अगर अचानक तेज हवा का झोंका ना आए तभी आपकी ग्लाइडिंग सक्सेसफुल हो सकती है। दूसरा तरीका ये कि ग्लाइडर को किसी रस्सी से बांध दें और दौड़ के किसी पतंग की तरह इसे उड़ाने की कोशिश किया जाए। पर इतने बड़े ग्लाइडर और ग्लाइडर में बैठे एक इंसान को लेकर दौड़ना संभव नहीं था। जीन मैरी ने यहाँ पर घोड़ों का इस्तेमाल किया। उन्होंने ग्लाइडर को घोड़े से बांध दिया और ये घोड़े दौड़कर ग्लाइडर को उड़ाने की कोशिश करता, ठीक किसी पतंग की तरह। और इसमें जान जाने का खतरा भी नहीं था। ज्यादा से ज्यादा हाथ पैर टूट जाता, पर जान तो नहीं जाती। लेकिन ग्लाइडर के बनने के 1 साल बाद ही 1857 में उनकी मौत हो गई और ये प्रोजेक्ट भी यहीं पर बंद हो गया। 1799 में ही हम इंसानों ने हवा में उड़ने का सपना देख लिया था और इस सपने को पूरा करने के लिए हम लगे हुए थे। लेकिन लगभग 100 साल बाद भी ऐसा ग्लाइडर कोई भी नहीं बना पाया जिसे आसानी से कंट्रोल किया जा सके। 1865 जर्मनी। अब यहाँ पर एंट्री हुई ली एंथल की। एविएशन के फील्ड में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने भी सेम तरीका अपनाया, पंछियों को बारीकी से स्टडी किया और जितनी भी जानकारी उन्होंने इकट्ठा किया, उनके हिसाब से वो ग्लाइडर्स बनाते गए। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 10 ग्लाइडर्स बना के तैयार कर दिया। वो हर एक ग्लाइडर को उड़ा के टेस्ट करता और ये पता लगाने की कोशिश करता कि कौन सा मॉडल बेस्ट है फ्लाई करने के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि उसने सिर्फ 10, 20 या 50 बार ग्लाइड किया होगा। नहीं, उन्होंने 2000 से भी अधिक बार उड़ान भरा था अपने ग्लाइडर में। पर ली एंथल इस रेस में अकेले नहीं थे। जर्मनी से दूर अमेरिका में 2 भाई ऑरविल और विल्बर राइट एक कदम आगे सोच रहे थे। एक ऐसा प्लेन जो न सिर्फ ग्लाइड करे बल्कि खुद के पावर से भी उड़ान भरने में सक्षम हो। पर ये रेस सिर्फ जर्मनी और अमेरिका तक ही सीमित नहीं था। इंडिया के एक शहर मुंबई में भी एक महान साइंटिस्ट शिवकर बापूजी तलपड़े एक ऐसे ही फ्लाइंग मशीन बनाने में लगे हुए थे, जिसका नाम था मरुत्सखा। कहा जाता है कि ये एक डेमो था फ्लाइंग मशीन का। एक ऐसा फ्लाइंग मशीन जिसमें कोई इंसान तो बैठ नहीं सकता था, लेकिन ये खुद के पावर से फ्लाई कर सकता था। कहा जाता है कि 1895 में उन्होंने इसे उड़ाया भी था। लेकिन इस प्लेन का मैकेनिज्म क्या था? उन्होंने कैसे इस प्लेन को बनाया? ये प्लेन दिखने में कैसा था? इन सारे सवालों का जवाब किसी के पास भी नहीं है और इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड भी नहीं है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ऐसा प्लेन कभी बना ही नहीं था। लोगों के अंदर ऐसा थिंकिंग क्यों है? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आप नोटिस करेंगे तो पुराने जमाने में बड़े बड़े कंप्यूटर्स हुआ करता था और समय के साथ साथ दुनिया एडवांस होती गई। इतना एडवांस कि एक रूम के साइज का कंप्यूटर भी आपके हाथों में आसानी से समा सकता है। मरुत्सखा एक छोटा सा मॉडल था फ्लाइंग मशीन का, जिसमें कि इंसान बैठ नहीं सकता था। इसका मतलब ये कि सेल्फ ड्राइविंग कार के जैसे ही ये सेल्फ ड्राइविंग प्लेन होगा।
या फिर इसे रिमोटली कंट्रोल किया जाता होगा। और इन दोनों केस में एक छोटा सा कंप्यूटर प्लेन में इंस्टॉल करके प्रोग्रामिंग करना पड़ता, जैसे कि आजकल के ड्रोन्स में किया जाता है। आज के दौर में ऐसा करना तो बच्चों का खेल है, लेकिन जरा सोचिए 1890 के दशक में क्या ऐसा करना संभव था? दोस्तों, अगर ये संभव भी हो जाए तो इतने बड़े साइज का कंप्यूटर प्लेन में इंस्टॉल करना, वो भी तब जब ऐसे कंप्यूटर्स बना ही नहीं था, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। इसीलिए कुछ लोगों को आज भी ये लगता है कि ऐसा कोई प्लेन बनाया ही नहीं गया था। मुझे पर्सनली ये लगता है कि शिवकर बापूजी तलपड़े ने अगर कोई फ्लाइंग मशीन बनाया होगा तो उनके प्लेन का मॉडल, मैकेनिज्म और वर्क फंक्शन बिल्कुल ही अलग होगा। हालांकि सच क्या है ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि उनके मृत्यु के बाद 1916 में उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को गवर्नमेंट के द्वारा जब्त कर लिया गया और यहीं पर मरुत्सखा का चैप्टर खत्म हो गया। कुछ फोटोज इंटरनेट पर अवेलेबल है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये फोटोज रियल है या नहीं। उधर इंडिया से दूर जर्मनी में लीली एंथल ग्लाइड करने में उत्तीर्ण हो चुके थे। प्रॉब्लम बस एक ही था, अचानक हवा में हुए परिवर्तन की वजह से वो पंछियों की तरह ग्लाइडर को बैलेंस नहीं कर पाते थे और यही कमी लीली एंथल को भारी पड़ गया। 9 अगस्त 1996 को रोज की तरह ग्लाइड करने के लिए उन्होंने एक हिल से छलांग लगा दिया, पर हवा के एक तेज झोंके ने उन्हें 50 फीट नीचे जमीन पर गिरा दिया और इस तरह से एक महान इंजीनियर का अंत हो गया। लीली एंथल का सपना भले ही अधूरा रह गया, पर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को एक बुक में लिख दिया था जिसका नाम था बर्ड फ्लाइट एज द बेसिक ऑफ एविएशन। इस बुक में उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, अपने ग्लाइडिंग स्किल्स, ग्लाइडर को कंट्रोल करने का तरीका, विंग्स का साइज, फ्लैप्स की बनावट, ऐसे ही बहुत सी जानकारी उन्होंने अपने बुक में मेंशन किया। आखिरकार वो एक ऐसे इंजीनियर थे जिन्होंने मरने के डर को दिमाग से निकालकर अपने ग्लाइडर में लगभग 2000 बार ग्लाइड किया। 2000 से भी अधिक बार उन्होंने अपनी जान हथेली पर लिया, सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट्स को समझने के लिए। पर यह जरूरी नहीं कि हर बार सब कुछ ठीक ठाक हो। हजारों कोशिशों में एक बार तो गलती हो ही जाती है और वहीं पर मौत अपनी दस्तक भी दे सकती है। ठीक ऐसा ही लीली एंथल के साथ हुआ, पर उनकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। उन्हें पता था कि जिस खोज में मैं लगा हुआ हूँ उसमें बहुत सी नाकामयाबी मिलेगी और हो सकता है 50 साल बाद कामयाबी मिले या 100 साल बाद कामयाबी मिले, और एक इंसान 100 सालों तक एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने अपने बुक को भी पब्लिक कर दिया, इस उम्मीद से कि कोई तो सामने आएगा उसके एक्सपेरिमेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए, पहली उड़ान के सपने को पूरा करने के लिए। और ठीक ऐसा ही हुआ। लीली एंथल की मृत्यु की खबर आग की तरह फैल गई और ये खबर पहुंच गया अमेरिका, जहां पर 2 भाई पागलों की तरह लगे हुए थे फ्लाइंग मशीन बनाने के लिए। दोस्तों, साइंस, एविएशन या किसी भी फील्ड में हम ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और अपने इन्वेंशंस, अपनी जानकारी हम आगे आने वाले पीढ़ी को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि निकोलस कोपरनिकस, जिन्होंने सोलर सिस्टम की सच्चाई को हमारे सामने रखा, और उन्हीं की मदद से सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज किया और आगे चल के न्यूटन के ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करके और उन कमियों को सुधार करके हमारे सामने रखा हम सबके चहेते अल्बर्ट आइंस्टीन ने, और इन्हीं की मदद से हम ब्लैक होल्स को समझने में भी सक्षम हो सके। कहने का अर्थ ये है कि साइंस ऐसे ही काम करती है। अगर निकोलस कोपरनिकस नहीं होता तो शायद न्यूटन की ग्रेविटी नहीं होती, और न्यूटन नहीं होते तो आइंस्टीन का थ्योरीज भी नहीं होता। इस वीडियो के अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे राइट ब्रदर्स ने संघर्ष किया, कैसे उन्होंने अपने प्लेन को उड़ाया, किस तरह उन्होंने अपने प्लेन के लिए एक इंजन का जुगाड़